गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मजदूरी का निर्धारण। इस वीडियो से पूर्व आपने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण को देखा और आपने जाना कि किस तरीके से मजदूरी का निर्धारण होता है। और अब हम बात करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता की। तो यदि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यदि बात करी जाए तो बहुत सारे जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है वो इस प्रतियोगिता को मानते ही नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक और मिथ्या धारणा है। जो उसकी विशेषताएं हैं वो व्यवहार में कभी देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई देती है, जो पूर्ण प्रतियोगिता से लिंक रखती है। इसलिए इस चीज़ों को हमें जो आगे पढ़ते हैं और जिन अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा पर भी जोर दिया है तो उनकी बातें भी कहीं न कहीं सामने आ ही जाती है और इस वजह से भी हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्टडी करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे अर्थशास्त्री है जो पूर्ण प्रतियोगिता को नहीं मानने वाले हैं तो उनका कुछ वक्तव्य थोड़ा अलग है। वो इसको नहीं मानते हैं, तो कहते हैं इसकी जो विशेषता है वो व्यवहार में कभी देखने को नहीं मिलती है। फिर भी यदि बात करें तो कौन सी प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के फेवर में आने वाले बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्री है और इसी वजह से अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है जो कि एक व्यावहारिक और सर्वमान्य प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको देखा जाता है या एक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करें तो इसमें मजदूरी का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में जैसे कि आप देखते हैं कि जो फर्म के लागत वक्र होते हैं एडब्ल्यू तथा एमडब्ल्यू यानी एवरेज वेजेस एंड मार्जिनल वेजेस, वो बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ते हुए होते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जिस तरीके से हमने देखा कि जो फर्म के लागत वक्र है वो स्थिर रहते हैं, बिल्कुल OX के पैरेलल होते हैं, बिल्कुल इसके बराबर होते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में ये जो एडब्ल्यू और एमडब्ल्यू इस तरीके से बाएं से दाएं और ऊपर की ओर जो बढ़ते हुए जो वक्र होते हैं, तो इनका आकार ऐसा क्यों होता है? तो इनका आकार इस तरीके से बाएं से दाएं और ऊपर बढ़ता हुआ इसलिए होता है क्योंकि अच्छे श्रमिकों को अच्छा प्रतिफल दिया जाता है, यानी अच्छे काम करने वाले लोगों को अच्छा रेम्युनरेशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। इस वजह से इनके जो लागत वक्र है या जो श्रमिकों के लिए आगम होते हैं उनकी आय होती है ये, तो उनके लिए तो आगम वक्र है, लेकिन कंपनी के लिए लागत वक्र है वो ये बढ़ते होते हैं। क्यों? अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा पैसा ज़्यादा दिया जाता है और कम काम करने वाले को कम पैसा दिया, इसलिए ज़्यादातर जो अच्छे काम करने वाले लोगों को जो कंपनियां रखती है और वो इसलिए इनका ग्राफ है जो 22 दायर ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी उनको ज़्यादा सैलरी मिलने के जो है ये इंडिकेट करने वाली चीज़ है। तो इस तरीके से ये एडब्ल्यू तथा एमडब्ल्यू अपूर्ण प्रतियोगिता में बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। OX और YX पे हमने जो चीज़ लिखनी थी वो लिख दी है। श्रम मात्रा, इधर श्रम कीमत लिख सकते हैं, मजदूरी भी लिख सकते हैं। और हमने जो वक्र हमारे जो फर्म के लागत वक्र इसको बोलते हैं वो हमने यहाँ बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा और क्लियर करते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या कंडीशन होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो अतिरिक्त लाभ ही कमाती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे श्रमिकों को रखती है और उनको अच्छा पेमेंट करती है और प्रोडक्शन अच्छा करती है, और अच्छा प्रोडक्शन करेगी तो अच्छे ही उनको है जो रिजल्ट इसको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यदि अपूर्ण प्रतियोगिता में बात करें तो अच्छा ही प्रॉफिट होता है, अच्छा लाभ कमाती है कंपनियां। लेकिन इसमें श्रम शोषण भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन इस बात को मानती है। उनका कहना है कि जब श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता हो तो श्रम शोषण है जो होता है। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का कथन है कि श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी तो उस कंडीशन में श्रमिकों का शोषण है जो निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए इसमें जो अतिरिक्त लाभ दिखाई देता है, जो लाभ की स्थिति दिखाई देती है, उसको है जो उन्होंने श्रम शोषण की जो संज्ञा दी है, श्रम शोषण है जो इसको कहा गया है। इसलिए
यदि हम कहें कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म क्या प्राप्त करती है, तो कहेंगे वो अतिरिक्त लाभ की ही स्थिति में रहती है। वो अच्छे काम करने वाले लोगों को अच्छा पेमेंट करती है और इस तरीके से श्रमिकों को अपने पास रखती है। लेकिन जितना उनकी जो क्वालिटी होती है, जितना उनकी जो काबिलियत होती है, उनके अनुसार उनको पेमेंट कम दिया जाता है, इसलिए उनका शोषण कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो इसमें अतिरिक्त लाभ की स्थिति कंपनी के लिए और श्रम शोषण की स्थिति भी इसको कह सकते हैं, जो दिखाई देती है हमें। लेकिन वो अतिरिक्त लाभ ही होता है, कंपनी के लिए तो अतिरिक्त लाभ, लेकिन श्रमिकों के लिए शोषण की स्थिति होती है। तो इसलिए इसमें हमें केवल अतिरिक्त लाभ वाली कंडीशन है जो इसमें शो करनी है। फर्म का साम्य कहाँ होता है, बात कर लें, ई, जहां MW बराबर MRP, मार्जिनल वेजेस और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये दोनों जहां बराबर होंगे वहां फर्म का साम्य होगा। और इस साम्य पे लाभ होगा या हानि होगी वो कौन बताएगा, वो बताएगा एवरेज वाले दोनों टॉपिक। एवरेज वाले कौन से, एक तो AW और दूसरा होता है ARP। AW का मतलब एवरेज वेजेस और ARP का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, औसत आगम उत्पादकता। तो अब हम वक्र बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ARP वक्र। ऊपर से आप कहीं से भी काट दीजिए, उत्पादकता अधिक रखेंगे, ये लागत है, इससे ऊपर से काट देंगे तो प्रॉफिट ही होना है। तो इस तरीके से इसको आप कहीं से भी ऊपर से काट दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें फर्म का साम्य भी दिखाना है कि साम्य कहाँ होता है। तो साम्य हमने यहाँ लिख रखा है, जब मार्जिनल वेजेस और MRP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये अपने आप ही हो जाएगा साम्य। किस तरीके से होगा, तो हमने ARP तो बना लिया, लेकिन MRP भी बनाना है। MRP क्या करता है, इसको इसके मैक्सिमम बिंदु पे काटता हुआ नीचे की ओर आता है, यानी ARP को MRP है जो हाईएस्ट पॉइंट से काटता हुआ नीचे गिरेगा। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ मेरे डायग्राम में यहाँ बना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऊपर से काटता हुआ इसको नीचे लेके आऊंगा। MRP मैंने यहाँ इसको है जो काट दिया है और ऊपर से इस तरीके से ये जो आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्म का साम्य कहाँ है। तो जहाँ मैंने मार्जिनल वाले दोनों टॉपिक है इनको डैश करके बनाया, तो आप देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ ये दोनों बराबर हो जाते हैं, MW और MRP, ये इस बिंदु पर। तो ये है जो फर्म का क्या है, साम्य है, इसको ई बिंदु कहेंगे। ये क्वांटिटी तय हो गई है और इस क्वांटिटी पे लाभ होगा या हानि होगी वो कौन बताएगा, वो एवरेज वाले दोनों टॉपिक बताएंगे, यानी AW और ARP, ये दोनों टॉपिक है जो लाभ हानि को बताने वाले होते हैं। तो सबसे पहले लाभ हानि को तय करने से पूर्व हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि कंपनी को कितना लागत हो रही है और कितना आगम हो रहा है। तो यहां से इस उत्पादन स्तर पर ऊपर चलते हैं सीधा, जहां AW टच करे, यानी ये इतनी लागत लग रही है कंपनी को, AW टच करे इधर मिलाते हैं, ठीक है। तो ये वेजेस दी जा रही है, AW जहां टच करता है ये वेजेस तय होगी इधर। फिर ऊपर चलते हैं और यहाँ ई आ गया, उसके बाद ARP तक लेके जाना है, रेवेन्यू तक। ऊपर चलते हैं, यहाँ ARP को यहाँ टच किया है, इधर मिला दो। तो इस उत्पादन स्तर को हम ऊपर लेके चलते हैं, AW और ARP पे जहाँ टच करेगा और इसको इधर मिलाएंगे। तो कहने का मतलब इसका नाम देते हैं S, इसका नाम देते हैं T और इसका नाम देते हैं R। इतनी तो लागत है और इतना है आगम, यानी TS के रूप में जो एक्स्ट्रा है जो कंपनी को उत्पादन मिल रहा है। तो इतना क्या हो गया, कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, श्रम शोषण कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़ा सा अलग से इसको डिजाइन कर सकते हैं हम, और इसके अंदर लिखते हैं श्रम शोषण। तो इस तरीके से ये श्रम शोषण की जो स्थिति होगी। तो बात करें अब इसके डायग्राम, जो हमारा इस डायग्राम है को इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं OX अक्ष पे हमने क्या दर्शाया है, OY अक्ष पे हमने जो क्या दर्शाया है। तो आप देख सकते हैं OX अक्ष पे हमने श्रम मात्रा को दर्शाया है, OY पे हमने मजदूरी को दर्शाया। तो यहाँ लिखना है इनके आगे, OX पे हमने श्रम मात्रा को दर्शाया गया है, OY पे मजदूरी को दर्शाया गया है। फिर बात करते हैं ई बिंदु की। ई बिंदु के बारे में कहना है कि ई बिंदु हमारा ये है, लेकिन ये क्या तय करता है, इधर रेट तय करता है, यानी मजदूरी तय करता है, इधर क्वांटिटी। तो ये कहता है कि OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। हमें ई बिंदु को इधर नहीं मिलाना है, हमें जो एवरेज वाले दोनों टॉपिक है उनको इधर मिलाना होता है। AW जहाँ टच करता है वहाँ वेजेस तय होती है। तो इस तरीके से
OW ये इस मजदूरी दर पर OQ श्रम मात्रा का है जो निर्धारण होता है। तो OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। इसमें ऐसे लिखना है कि इस फर्म का संतुलन है जहां OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का है जो निर्धारण होता है। अब बात करेंगे इनके जो लागत और AW और MW क्या है। तो इनके बारे में लिखते हैं कि AW एवरेज वेजेस एंड MW मार्जिनल वेजेस है, औसत मजदूरी सीमांत मजदूरी, जबकि ये फर्म के क्या लागत वक्र होते हैं। इनके आगे लिखना है ये फर्म के लागत वक्र है। और ARP MRP क्या है, इनके आगे लिखना है ये फर्म के आगम वक्र है। और इसके अलावा बीच में कुल लागत कुल आगम ये लिखना है कुल लागत। तो जहां AW टच कर रहा है वो पूरा क्षेत्र ये SQ लागत थी, लेकिन पूरे क्षेत्र को बोलना है यहां से घुमा के नीचे वाला जो आयत चित्र बन रहा है OWSQ ये फर्म की कुल लागत है। तो इसमें लिखेंगे OWSQ के रूप में फर्म को है जो कुल लागत लग रही है। कुल आगम की बात करें तो आगम यहाँ रेवेन्यू जहां टच कर रही है, तो ये पूरा क्षेत्र है जो बड़ा वाला आयत चित्र बन रहा है ORTQ ये है जो कुल आगम प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों का अंतर है जो कुल लाभ है, कंपनी का जो कुल लाभ है वो है इनका अंतर WRTS, जिसे हम श्रम शोषण भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इसका कुल लाभ है। अब हम थोड़ा और आगे इसको यदि क्लियर करें, इसको और बताएं कि यहाँ है जो कि श्रम शोषण हो रहा है क्यों हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डायग्राम पे कि ARP ग्रेटर देन AW दैट इज रीजन ऑफ द अबनॉर्मल प्रॉफिट। ये ARP अधिक है AW से, यानी औसत आगम उत्पादकता है श्रमिकों की औसत मजदूरी से अधिक है, और इसलिए जो कंपनी को क्या होगा यहाँ लाभ होगा। नीचे ये लाइन लिखनी है कि फर्म को अतिरिक्त लाभ हो रहा है क्योंकि फर्म की औसत आगम उत्पादकता फर्म की औसत मजदूरी से अधिक है, इसलिए फर्म को अतिरिक्त लाभ होगा, जो कि श्रम शोषण के रूप में इसे हम समझते हैं। तो ये हमारा इतना सा टॉपिक था, ये सब कुछ डिस्क्राइब में लिखना है हमें पूरा। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।